आपके बांसवाड़ा से ही नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। उन्होंने हिंदू मुसलमान का पूरा एक भाषण दिया। उसका असर क्या यहाँ के भील आदिवासियों पे पड़ा? नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, हमारे यहाँ मुसलमानों का और आदिवासियों के बीच में कोई नफरत की बात नहीं है। सरकार ने हमें जो शिक्षा दी वो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। जो गांवों में हमारे स्कूल हैं वहाँ पूरे अध्यापक नहीं हैं। 10वीं तक पढ़ा लिखा लड़का अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस नहीं लिख सकता है। ये परिस्थिति है। जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, हम जंगल को बचाना चाहते हैं तो सरकार के फॉरेस्ट विभाग के लोग जंगल को काटना चाहते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में 5 साल बीजेपी का राज होता है, 5 साल कांग्रेस का राज होता है, 5 साल बीजेपी का, 5 साल का कांग्रेस का, मिले जुले लोग हैं। जंगल में हमारे लोगों के साथ में मारपीट होती थी, जंगल से खदेड़ दिया जाता था, हमारी ज़मीन से बेदखल किया जाता था। इसलिए हमारे साथ डूंगरपुर में मजदूरों के साथ काम करने वाले करुलाल कोटेडा हैं। ये वागड़ किसान मजदूर संगठन चलाते हैं यहाँ पर। हम इनसे बात करेंगे कि जो डूंगरपुर है और बांसवाड़ा इलाका है, ये देश के सबसे गरीब जिलों में आता है और यहाँ पर बेसिकली आदिवासी बहुल इलाका है और देश के सबसे गरीब जिलों में आना इस ज़िले का, और जो भील आदिवासी हैं यहाँ के, उनका जनजीवन कैसा और उनकी राजनीति कैसी है, इन सब के बारे में हम करुलाल जी से बात करेंगे। करुलाल जी, आपके बांसवाड़ा से ही नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। उन्होंने हिंदू मुसलमान का पूरा एक भाषण दिया। उसका असर क्या यहाँ के भील आदिवासियों पे पड़ा? नहीं पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भील आदिवासियों के साथ में इनका जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो भाषण किया था, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, क्या यहाँ पे मुसलमानों के प्रति कोई आदिवासियों में नफरत वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ मुसलमानों का और आदिवासियों के बीच में कोई नफरत की बात नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों के त्यौहार पर, तीज त्यौहार पर आदिवासी लोग जाते हैं, आदिवासियों के तीज त्यौहार पर वो हमें बधाइयाँ देने के लिए आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं। जो नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में पहला जो सांप्रदायिक बयान आया मुसलमानों को, तो इसी धरती से आया। लेकिन यही जो जिला है, यही जो धरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, ये देश के निर्धनतम जो गरीब जिलों में आती है। सबसे पुअरेस्ट जो टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, उसमें इनका नाम शामिल है। आपको ये सुन के कैसा लगता है? इसका कारण आप क्या देखते हैं? क्या पिछले 10 साल में या आज़ादी के बाद इस इलाके में कुछ हो पाया? आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ 2 बड़े बड़े बांध बने हैं जिसमें लोग विस्थापित हुए, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। और जो डूब गए उनका पुनर्वास नहीं हुआ, और जो पुनर्वास के लिए जमीन अलॉट की, उस पर वो काबिज नहीं हो पाए। तो इस वजह से जो विस्थापित लोग हैं वो प्रवास पर चले गए। प्रवास पर जाने के बाद में वहाँ मजदूरी करते हैं तो उनके पूरा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सारा विपरीत असर पड़ता है। और काम की जगह पे, जैसे डूंगरपुर के मजदूर या बांसवाड़ा के मजदूर गुजरात के राजकोट, सूरत वगैरह शहरों में जा कर के अपना मतलब जीवन यापन करते हैं, जिंदे रहने की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मजदूरों के साथ में कई प्रकार के शोषण हो जाते हैं। एक तो हमारी अगर सरकार हमें यहाँ स्थानीय स्तर पर काम मिल जाए या रोजगार गारंटी जो मिल रही है उसको सीधे तरीके से अगर लागू करना चाहे तो लोग प्रवास पर ही नहीं जाएं, तो इसमें उनके बच्चे पढ़े लिखे और समुदाय के साथ में मतलब उनका विकास हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार ने हमें जो शिक्षा दी वो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। जो गांवों में हमारे स्कूल हैं वहाँ पूरे अध्यापक नहीं हैं। और इस परिस्थिति में भले गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दी, लेकिन 60 बच्चे पर 1 अध्यापक है। पूरा देखने जाए तो ये है परिस्थिति हमारी। तो हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बाहर काम पर ही जाएगा, उसको पढ़ा लिखा मजदूर माना जाएगा, लेकिन पढ़ने नहीं आएगा। 10वीं तक पढ़ा लिखा लड़का अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस नहीं लिख सकता है। ये परिस्थिति है। अच्छा, इसमें करुलाल, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो मैं उस सूची को देख रहा था देश के 20 निर्धनतम जिलों की, उसमें मध्य प्रदेश के थे जिले, झाबुआ, बड़वानी, धार, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ के थे राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाँ, और ऐसे ही गुजरात के ज़िले थे। ये सारे ज़िले भील आदिवासियों के ज़िले थे।
जिनको भी मैं देख रहा था। और आपके यहाँ पे एक राजनीतिक मांग भी रही है भील आदिवासियों की, भील प्रदेश की। क्या आपको लगता है कि आप लोगों का राज्य अलग से नहीं बना, आप लोगों को एक स्टेट नहीं मिला, भील प्रदेश नहीं मिला, उससे कोई असर पड़ा है? नहीं, हमारा जो एरिया है, हाँ, जो अरावली का एरिया, जो पहाड़ी का एरिया, आदिवासी बाहुल्यता का एरिया है, हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, इधर से जाओ तो धार, जाम्बुआ, अलीराजपुर, गुजरात के ये जिले, महाराष्ट्र का कुल इलाका मिलाकर के अगर एक स्टेट बनता, एक राज्य बनता, हाँ, तो हमारे समुदाय का अपना प्रतिनिधित्व होता। हाँ, और हमारा प्रतिनिधित्व होता तो उसमें हमारे सारे हम क्या चाहिए, किस प्रकार का हमें जीवन जीना है, वो सारी बात आती। हमारा 2006 में फॉरेस्ट राइट कानून बना, लेकिन आज भी लोग घूम रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको फॉरेस्ट राइट नहीं मिला। जबकि तो जल जंगल जमीन की जो आप बात करते हैं, हाँ, तो जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, हम जंगल को बचाना चाहते हैं, तो सरकार के फॉरेस्ट विभाग के लोग जंगल को काटना चाहते हैं। हमको मेरे दादाजी कहीं प्रवास पर काम पर नहीं जाते थे, मेरे पिताजी ने भी बाहर प्रवास पर काम नहीं किया, लेकिन मुझे प्रवास पर काम करने की मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरा जंगल हमसे छीन लिया गया है। हमारा जंगल नाश कर दिया गया है। इस वजह से भी एक ये भी हमारा कारण तो है। जो भील प्रदेश है, तो भील प्रदेश बनता तो जो ये उसमें तो यही जो भारत के सबसे गरीब जिले हैं वही बन के भील प्रदेश बनता, तो इसका ये फिर चलता कैसे और कैसे ये काम करता? देखो, देश को चलाने के लिए सब अलग अलग राज्य बने हैं। आज तक ऐसा नहीं कि पहली बार भील प्रदेश ही बना है। झारखंड भी बना था, छत्तीसगढ़ से अलग होकर के झारखंड बना, और उसका अलग से अपना चल रहा है। तो यहाँ भी राज्य तो चल ही सकता था। गुजरात जैसे, जिस प्रकार से गुजरात से निकलते लोग, सबकी डिमांड है कि मध्य प्रदेश से निकलते, राजस्थान से निकलता, हमारा अपना होता। एक तरह से हमारी जनसंख्या के अनुसार में अगर पूरे लोग अगर बहुमत में हम आ जाते, तो जो लोग सामान्य वर्ग है वो उनको आरक्षण देते हम तो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको आरक्षण की बात पर बताना चाहूंगा। 45% आरक्षण है एसटी को, ठीक है, और 8% देश में है हमारी जनसंख्या, तो इस हिसाब से अनुपात में हमें मिलता है। तो 45% आरक्षण है, 73% जनसंख्या हमारी। 2011 में जनगणना हुई, 2021 की जनगणना नहीं हुई। 2021 में जनगणना होती तो हमें पता चल जाता सरकार को कि जातिगत जो जनगणना होती उससे पता चलता कि कितने लोग यहाँ हैं, आदिवासी लोग कितने हैं। मैं जैसे झाबुआ के कुछ मजदूरों से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो 200-250 रुपये दिहाड़ी है, हमें 500 रुपये दिहाड़ी पाने के लिए प्रवास करना पड़ता है। ये भी स्थिति है, और भूखमरी की स्थिति है, कुपोषण का मामला। यही मामला झाबुआ और धार में जो है, यही मामला डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। आप देख लो, हर घर से बाहर गया हुआ है व्यक्ति पलायन पर, हर घर से 2 लोग गए हैं। तीसरे घर में जाकर के देखोगे वहां से भी 2 लोग गए हैं। इसका कारण ही, मुख्य कारण ये है कि हमें नौकरी नहीं मिली। एक तो क्या मुल्क की सत्ता ने, देश की सत्ता ने, देश की 70 साल बाद भी आपके साथ अन्याय किया है, अन्याय किया। कोई से भी, हमारे यहाँ राजस्थान में 5 साल बीजेपी का राज होता है, 5 साल कांग्रेस का राज होता है, 5 साल बीजेपी का, 5 साल का कांग्रेस का, मिले जुले लोग हैं। पिछले पंचायती राज चुनाव में हमारे यहाँ पंचायती राज चुनाव हुआ तो 13 सीटें कांग्रेस और बीजेपी की थी, 8 और 6, और जिला परिषद में हमारे 14 लोग बीटीपी के थे, लेकिन आदिवासी पार्टी जो आप लोगों ने बनाई थी उसका, उसके 14 लोग थे, लेकिन प्रमुख नहीं बनने दिया। तो ये बीजेपी कांग्रेस दोनों को हम तो एक ही मानते हैं। तो ये दोनों मिल गए थे आप लोगों को हराने के लिए। तो मैं एक ये वाक्य बता देता हूँ जो कारूलाल जी बता रहे हैं। यहाँ पर जो नौजवान लड़के हैं, जो आदिवासियों के, भील आदिवासियों के, इन्होंने भील प्रदेश मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा करके एक संगठन बनाया था, और वो उसके बाद उन्होंने आदिवासी पार्टी बनाई, और वो जो नौजवान है, वो नई शक्ति है, जो नई ऊर्जा है, वो राजनीति में यहाँ पर जैसे 80 के दशक में ओबीसियों का उभार था, ऐसे ही अब इस मौके पे हम कह सकते हैं कि भील आदिवासी जो नौजवान है उनका उभार है। तो उन्होंने चुनाव लड़े, और चुनाव में वो 14 सीट पा गए, और कांग्रेस को आए 6 और बीजेपी को आए 8, और उन दोनों ने
मिल बीजेपी और कांग्रेस जो कि देश स्तर पर ये बोलती हैं कि हम तो दोनों अलग अलग विचारधारा हैं, यहाँ आदिवासियों को हराने के लिए दोनों मिल गई और जो आदिवासियों का जो जिला प्रमुख था उसको नहीं बनने दिया। तो ये एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है आदिवासियों को पीछे धकेलने की। और जो अन्याय ये बता रहे हैं कि दोनों ही सत्ताओं ने आदिवासी नौजवानों के साथ किया। मैं पीछे ये एक देख रहा हूँ ग्राम सभा की शक्तियाँ, और जैसे आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ गांव के बाहर लोगों ने बोर्ड भी लगा रखे हैं, पट लगा रखे हैं शिलापट पत्थर के, तो उस पे क्या लिखा हुआ है क्या आप? ये हमारा वागड़ मजदूर किसान संगठन है, हाँ, जो पिछले 25 साल से काम कर रहा है। हाँ, तो वागड़ ये कल्चरल इलाका है, जो भीलों का जो इलाका है इसको ये वागड़ बोलते हैं। जैसे वगड़ा जंगल को वगड़ा बोलते हैं। अच्छा, जंगल को वगड़ा बोलते हैं और उसी के हिसाब से इसको वागड़ बोलते हैं। तो वागड़ मजदूर किसान संगठन ने लड़ाई जंगल में हमारे लोगों के साथ में मारपीट होती थी, जंगल से खदेड़ दिया जाता था, हमारी जमीन से बेदखल किया जाता था, इसलिए इस संगठन का निर्माण किया। और इसके तहत हमने जब पहली बार समझा कि हमारे इस इलाके के लोगों को जंगल के हकों से दरकिनार किया जा रहा है, तो हमने फॉरेस्ट राइट कानून की मांग की। देश में सभी अन्य संगठनों के साथ मिलकर के हमने फॉरेस्ट राइट कानून बनाने में सहयोग किया। फिर हमने पैसा कानून, जो कि हमारा मूल अधिकार है, बिल्कुल, तो इसलिए हमने पैसा कानून को बनाने के लिए गांवों में शिलालेख लगाई, गांवों की गांव सभाएं बनाई, मतलब पंचायती राज का विकेंद्रीकरण विस्तार अधिनियम जो बनाया। तो इसके तहत हम चाहते हैं कि गांवों में जो विकास जो दूर जो बैठा है उसको किस प्रकार का विकास चाहिए, गांव के लोगों को किस प्रकार का विकास चाहिए, वो खुद ही गांव के लोग निर्धारित करते हैं। उनका एक अपना रजिस्टर होता है और गांव में ये पूरी बात लिख करके रखी है, हमने पत्थर पर लिख के रखी है। तो हम चाहते हैं कि पैसा कानून अगर लागू हो जाए तो भी विकास हो सकता है। हम चाहते हैं नरेगा को हम ठीक करना चाहते हैं, नरेगा में मजदूरी बढ़ जाए, सीधा सीधा काम मिले। 2005 में जब नरेगा आया था लोगों को काफ़ी सहयोग मिला था, लेकिन धीरे धीरे करके उसको पीछे धकेलने की तरफ सरकार ने बजट कम देना, हथकंडे अपना अलग अलग, फोटो खींचना, ये करना वो करना, ऑनलाइन हाजिरी करना, तो इससे अब दर गिर रही है, लोग नरेगा के पूरे 100 दिन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा करूलाल जी, एक चीज़ और बताइए कि बीजेपी वाले आप लोगों को वनवासी बोलते हैं, आप अपने आप को आदिवासी बताते हैं, तो ये वनवासी बीजेपी वाले बोलते हैं और जो आप आदिवासी बताते हैं, इसमें अंतर क्या है? क्या वो आप लोगों को ऐसे भूमि विहीन बनाना चाहते हैं या फिर क्या मामला? ये तो हमारे साथ देश के संविधान में भी हमारे साथ में हुआ है, अन्याय हुआ है। हमें आदिवासी कहीं लिखा हुआ नहीं है, एसटी लिखा है। हाँ, एसटी आरक्षण है, आदिवासी को उस हमारे जो सर्वे था उसमें से भी नाम हटा दिया गया है। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ हमारे साथ तो कई प्रकार से वो खिलवाड़ हुआ है। एसटी कहना, आदिवासी को एसटी कहना और फिर वनवासी कहना, वन में हम क्या जंगली हैं क्या? हम आदिवासी है, आदिवासी इस जमीन का मूल वासी है। जब सूरज की पहली किरण पड़ी थी तब से हम इस देश के निवासी हैं। जंगल में हम जंगल में रहते थे, एक जगह बड़ी थी, पूरा घना जंगल था और बीच में कहीं प्रकाश आया था, हमने देखा कि ये सूरज उगा है, तो हम तो ये समझ रहे थे कि हम पहले से हैं, सूरज बाद में उगा है। लेकिन धीरे धीरे करके हमको मतलब डेमोनाइज किया, हमको डिमोलाइज किया है, हमको दबाया गया है। हम यहाँ तो हमारे राज हुआ करते थे, डूंगरपुर में डूंगर बरंडा का राज हुआ करता था, बांसवाड़ा में बांसिया बरंडा बांसिया भेल का राज हुआ करता था, उदयपुर में उदा खराड़ी का राज हुआ करता था। इसी प्रकार से कुशलगढ़ में कुशलिया भेल का राज हुआ करता था और गुजरात के भी कई जिलों में हमारे राज हुआ करते थे, लेकिन हमसे छीन लिए गए, हमको दरकिनार किया गया और कई सारा आज से नहीं सदियों से हमारे साथ में जुल्म किए जा रहे हैं। और इसीलिए हम भेल प्रदेश बनाना चाहते हैं कि यहाँ भेल प्रदेश बने और जो अन्य समुदाय के लोग हमारे साथ में रहते हैं उनको आरक्षण मिले। हम क्या चाहते हैं कि उनको आरक्षण मिले, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होंगे, हम बहुसंख्यक होंगे। तो
जिस प्रकार से 45 और 55 में आज वो नौकरियां ले रहे हैं, 55 लोग नौकरी कर रहे हैं, हम 45 कर रहे हैं, संख्या में हम 73 हैं। तो ये जो अनबैलेंस है उसको हम ठीक कर दें, हम उनको देते आरक्षण। तो कहीं ना कहीं आप सुन रहे थे वागड़ और भील प्रदेश की बातचीत, और हमें एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपने दिया सर, शुक्रिया। और कल हम आज रात को हम इनके गांव में रुकेंगे, आदिवासियों का गांव है पूरा, और डूंगरपुर से 12-15 किलोमीटर दूर है, और इनके साथ ही आज हम इनके घर पे ही रुकेंगे। कल इनके गांव की हम वोटिंग देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक इनके गांव की वोटिंग पहुंच सके, आपको समझ में आ सके कि आदिवासी लोग कैसे रहते हैं। कल मैं एक पूरी वीडियो भी बनाऊंगा कि आदिवासी गांव कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वोट कैसे डालेंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ रह के हम जो खाना दाना पानी पूरा जो ये हमें खिलाएं पिलाएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया।